तो एक बार फिर से सभी बच्चों का न्यू स्टार क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। ले चलते हैं आज का बेटा जो हमारा सेशन रहने वाला है, उसके अंदर हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन की चर्चा कर रहे थे उसमें, जिसमें अगर हम बात करें सबसे पहले SN1 जो रिएक्शन थी उसके कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बिंदु बताए थे आपको, जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं या जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एल्किल हैलाइड की क्रिया विधि को लिख सकते हैं। आज हम एक दो पॉइंट हैं उनकी ओर चर्चा करेंगे, जिसके आधार पर आपको कोई एक क्वेश्चन पैटर्न ऐसे दिया जाएगा जिसमें पेयर दे देगा, युग्म दे देगा आपको, और उसमें आइडेंटिफाई करवाएगा कि दिए गए युग्म में से कौन SN1 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा बेटा, उसकी अगर मैं बात करना चाहूँगा तो उसमें हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। इम्पोर्टेंट वाला बिंदु रहेगा ये आज का, तो ध्यान दीजिए एक बार इधर सभी। हाँ, जितने बच्चों को जुड़ना है फटाफट जुड़ जाइए। हाँ, सेशन की शुरुआत बेटा हाँ नए सिरे से हो रही है, आ जाइए सभी। देखो अगर हम बात करें किसकी बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, कि कार्बन आयन जो बन रहा था SN1 रिएक्शन के अंदर, उस कार्बन आयन के स्थायित्व को देखना है आपको, उसकी स्टेबिलिटी को देखना है। और कार्बन आयन का स्टेबिलिटी और उसका स्थायित्व के आधार पर ही हम किसी भी एल्किल हैलाइड के वेग का निर्धारण कर सकते हैं कि वो कितने वेग से क्या देगा, कितने तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो अगर हम बात करना चाहें तो कार्बन आयन जो बन रहा था SN1 में, उस कार्बन आयन के स्थायित्व को चेकआउट करना है बेटा, ये ध्यान देना। ये SN1 रिएक्शन होगी और SN1 रिएक्शन में देखना क्या है आपको, ध्यान देना। आप जो एक कार्बन पर जो धनावेश आ रहा है, इसको हम कार्बन आयन कह रहे हैं, इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है आपको, इसका स्थायित्व देखना है। तो यहाँ पर कार्बन पर धनावेश अगर रिप्रेजेंट हो तो उसे हम कार्बन आयन बोलेंगे। तो कार्बन आयन के स्थायित्व को देखकर क्या किया जा सकता है बेटा, किसी भी एल्किल हैलाइड के लिए तीव्र वेग से जो रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका पता लगाया जा सकता है। तो मेन पॉइंट क्या आ रहा है अपना यहाँ से निकल के, कि SN1 रिएक्शन में जो कार्बन आयन बन रहा था क्रिया विधि के अकॉर्डिंग, जो कार्बन आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा था, अलग से मैं आपको क्रिया विधि भी बताऊंगा एक बार फिर से किस तरह से क्रिया विधि लिखी जाती है, लेकिन पहले ये वाला पॉइंट समझना जरूरी है आपके लिए। तो देखिए हम बात करते हैं कार्बन आयन के स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखिए तो जो कार्बन आयन जितना ज्यादा अधिक स्थायी होगा वह एल्किल हैलाइड, अर्थात जिस एल्किल हैलाइड से निर्मित कार्बन आयन जितना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल रहेगा, वो एल्किल हैलाइड SN1 के लिए उतने ही तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहां ज्यादा होगी बेटा, बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। अर्थात जो कार्बन आयन जितना ज्यादा क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, अर्थात वो एल्किल हैलाइड क्या करेगा बेटा, SN1 रिएक्शन के लिए, ध्यान ही रखना बेटा, SN1 रिएक्शन के लिए क्या होगा, वो उतने तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, ओनली SN1 रिएक्शन को ध्यान में रखना है। तो SN1 रिएक्शन में क्या चेकआउट करना है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन का स्थायित्व हमें क्या करना है, देखना है कि जिस कार्बन आयन का स्थायित्व ज्यादा रहेगा वो एल्किल हैलाइड उतने तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। अब मैं यहां पर कुछ एल्किल हैलाइड्स के एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान देना एक बार। ये देखिए, जैसे अपने सिंपल एल्किल हैलाइड की बात करते हैं, ये अपने ले लिया ये मेथिल क्लोराइड है बेटा। उसके बाद में एथिल क्लोराइड लेते हैं CH3 CH2Cl। उसके बाद ले लेते हैं अपन आइसोप्रोपिल क्लोराइड, में यहाँ पर इसका होल्ड वाइज कर देता हूँ, CH3 CHCl। इसके बाद D ले लेते हैं अपन टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये तीन हो गए, CCl ये हो गया बेटा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, एल्काइलिक ले लेते हैं, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा इसके अंदर। और उसके बाद में बेंजेलिक की बात करते हैं, ये देखो ये रिंग के साथ में इस तरह से बेंजीन बनाकर, और ये मैंने पहले चर्चा कर चुका है इनके बारे में बेटा, ये जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना आपने, तो वहाँ पर आप इसका अध्ययन कर चुके। अब ये एल्किल हैलाइड आपको दिए गए हैं, इनमें से बताओ, इनमें से देखिए सबसे पहले तो क्या करना है आपको, SN1 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, SN1 रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या देखना है आपको, सबसे पहले इसमें देखना है कि कार्बन आयन बनाना है आपको, किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन करना है। तो सब में क्या करना है आपको, मैंने कुछ बिंदु बताए थे आपको SN1 रिएक्शन के लिए, कि सबसे पहले अपन पहले चरण में क्या करते हैं बेटा, उस हैलाइड आयन को वहां से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो पहले चरण में कौन निकलता है, हैलाइड आयन, इसमें से क्या निकल जाएगा, बाहर। तो इनमें सभी में से क्या निकालेंगे बताओ, Cl निकल जाएगा बाहर।
सभी में से क्या निकाल दें बेटा, Cl को क्या निकाल दें, बाहर निकाल दें। अब मुझे बताइए जब मैं पहले वाले में से Cl को बाहर निकालूंगा तो बताइए क्या बनेगा, बताना क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव, ये तो बनेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल कार्बोनाइन है। दूसरे वाले में से बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 पॉजिटिव। तीसरे वाले में क्या बनेगा बेटा, CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव। चौथे वाले में क्या बनेगा, CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बनेगा बेटा, E वाले में H2C डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, ये लो। उसके बाद नेक्स्ट वाले में क्या बनेगा बेटा, नेक्स्ट वाले में ये बेंजीन है और इसके साथ में ये CH2 पॉजिटिव। ये कार्बोकैटायन फॉर्म होंगे, ये कार्बोनाइन बनेंगे जब आप क्या करोगे, किसी दिए गए एल्किल हैलाइड में से, किसी हैलाइड में से जब हैलाइड आयन को क्या करते हैं अपन बाहर निकालते हैं तो ये कार्बोनाइन बनेंगे। कार्बन पे धनावे सारा सभी पर, ये सभी कार्बोनाइन है। अब मुझे ये बताइए इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोनाइन कौन सा है, बताइए। आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं कार्बोनाइन की, कार्बोनाइन का स्थायित्व कैसे देखा जाता है। एक चीज ध्यान देना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। आपने अनुनाद का नाम सुना होगा, रेजोनेंस, आपने हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन का नाम सुना है, और आपने इंडक्टिव इफेक्ट अर्थात प्रेरणिक प्रभाव का नाम सुना है। अब मुझे एक बात बताइए, इनमें जब अपन क्या करेंगे, स्टेबिलिटी लिखेंगे, इन कार्बोकैटायन की जब स्टेबिलिटी लिखेंगे, इनका जब स्थायित्व लिखा जाएगा तो किसके आधार पर लिखा जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको, R H और I। R का मतलब किससे होता है बेटा, ध्यान देना, रेजोनेंस से। H का मतलब किससे होता है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन से। H का मतलब किससे होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन अतिसंयुग्मन। और I का मतलब किससे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट से होता है, प्रेरणिक प्रभाव से होता है। अब मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी मैंने, रेजोनेंस को दी है, फिर उसके बाद किसको दी है बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन को दी है, उसके बाद किसको दी है बेटा, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट को दी है। अर्थात यहाँ पर पहले रेजोनेंस चेकआउट करना है, उसके बाद फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, और उसके बाद में क्या देखना है आपको, इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। अब मुझे बताइए आप इनमें से ये जो कार्बोकैटायन बनाए अपन ने, 6 कार्बोकैटायन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बोकैटायन है। ये 6 कार्बोकैटायन जो अपने पास दिए गए हैं, कार्बोनाइन दिए गए हैं, इनमें से बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। और एक चीज का ध्यान देना, जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल रहेगा, वो SN1 का उसका जो हैलाइड होगा बेटा, वो उतने तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। अब देखिए मुझे बताओ इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो R रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस किस में होगा, देखो क्या इसमें रेजोनेंस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। इसमें रेजोनेंस होगा, नहीं होगा। इस वाले में नहीं, तो डबल बॉन्ड आ गया बेटा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखो ये कार्बन है और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का वैकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और उसके साथ में क्या आ रहा है बेटा, डबल बॉन्ड आ जाए। तो अगर कार्बन पॉजिटिव के साथ में अगला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाए तो वहां पर बेटा क्या देखा जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा संयुग्मन, कॉन्जुगेशन भी कह सकते हैं आप इसको अनुनाद भी कह सकते हो, रेजोनेंस भी कह सकते हो आप इसको। देखिए इसमें देखिए डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन पॉजिटिव है, डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन पॉजिटिव है, इन दोनों में रेजोनेंस होगा। अर्थात यहाँ पर मैं बात करूं किसकी, E वाले की बात करूं बेटा, और किसकी बात करूं, F वाले की। इन दोनों में क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होगा, इन दोनों में रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा। अनुनाद को कैसे पहचानेंगे कि इनमें अनुनाद है बेटा, ध्यान क्या रखना है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उसके बाद देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस होगा। यहाँ पर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना। अगला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो इनमें क्या देखने को मिलेगा, इनमें अनुनाद देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं इनकी तरफ आता हूँ, इनकी तरफ देखिए, ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें अतिसंयुग्मन लागू होगा, इसमें भी अतिसंयुग्मन लागू होगा, और इसके अंदर भी क्या लागू होगा, अतिसंयुग्मन लागू होगा, ठीक है। तो इसके अंदर अतिसंयुग्मन संरचना बहुत कम बनेगी इसके अंदर, ठीक है ना। अतिसंयुग्मन संरचना इसके अंदर यही रहेगी, एक स्ट्रक्चर बन रही है इसकी। इसमें देखो कितनी बनेंगी, इसमें देखो पॉसिबिलिटी कितनी रहेंगी, जितने कार्बन आयन के पास वाले कार्बन पर जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतनी उसकी अतिसंयुग्मन संरचनाएं बनेगी। देखो यहाँ तो बनेगी नहीं, यहाँ तो क्या रहेगी, CH3 रहेगा ये अपने आप में, ठीक है। अगली अतिसंयुग्मन संरचना बनेगी नहीं इसकी, तो ये ऐसे ही रहेगा एसिडी। इसमें देखो ये कार्ब जो धनायन है, इसके पास वाला कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर कितनी बन सकती है बेटा, एक तो ये वाली स्ट्रक्चर हो गई इसकी, ठीक है ना। इसके अलावा देखो इन 3 की वजह से और बन सकती है। यहाँ देखो कितने हो गए टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, इसकी 6 अतिसंयुग्मन संरचना, इसकी कितनी बनेंगी बेटा, 9 बनेंगी, इसकी कितनी बनेंगी, 9। तो अतिसंयुग्मन से लेकिन ज्यादा डोमिनेंट कौन होता है, अनुनाद होता है, अर्थात रेजोनेंस होता है, इनमें रेजोनेंस पाया जा रहा है। तो यहां पर क्या है, आपको इस सीक्वेंस में देखना है, स्टेबिलिटी जब चेक करो तो पहले रेजोनेंस देखो, उसके बाद में अतिसंयुग्मन देखो, और उसके बाद में क्या देखो, प्रेरणिक प्रभाव देखो।
अब देखिए इधर, अब मुझे बताइए इनमें से सबसे, देखो रेजोनेंस इसमें भी, ई वाले में भी रेजोनेंस है और एफ वाले में भी क्या है, रेजोनेंस है। अब बताइए इन दोनों में जब रेजोनेंस है तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? भाई इनमें भी रेजोनेंस है, इस वाले में भी रेजोनेंस है। अभी हमें ये देखना है कि अनुनादी संरचना किसमें ज्यादा बन रही है। अनुनादी संरचना जिसमें ज्यादा बनेगी उसके अंदर क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी, उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या आएगी, उतनी ही ज्यादा आएगी। इसकी अनुनादी संरचना बना के बताऊंगा मैं आपको और इसकी अनुनादी संरचना बना के बताऊंगा, ठीक है ना। अतिसंयुग्मन संरचना की अगर मैं बात करती, इसमें अतिसंयुग्मन प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो अतिसंयुग्मन संरचना, इसमें अतिसंयुग्मन देखें बेटा, इन तीनों में, इन चारों में अतिसंयुग्मन, इसमें तो लागू होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर तो हो ही नहीं सकता आगे, इसके अंदर लागू होगा, इसमें लागू होगा, इसमें लागू होगा, तो इनमें तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है बेटा, है ना। तो अतिसंयुग्मन भी होगा और लेकिन यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव भी होता है एल्किल समूह का, लेकिन क्या होता है इससे ज्यादा डोमिनेंट ये होता है। तो पहले चेकआउट इसको करेंगे बेटा, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी किसको देखेंगे, रेजोनेंस को, जो रेजोनेंस इनमें नहीं है, इनमें पॉसिबल नहीं है रेजोनेंस, इन वाले में रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है और इसमें भी अनुनाद क्या है, पॉसिबल है। तो जहां अनुनाद आ गया वहां स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, अतिसंयुग्मन से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एक बार देखना थोड़ा सा इधर देखिए, अनुनाद कैसे बताएंगे इसके अंदर, कार्बोनाइन समझ में आ गया आपके। देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, पहले आर देखना है, फिर एच देखना है, फिर आई देखना है। आर का मतलब बेटा अनुनाद हो गया, एच का मतलब क्या हो गया, एच का मतलब बताइए हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन, और आई का मतलब क्या हो गया, प्रेरणिक प्रभाव हो गया। तो ज्यादा डोमिनेंट कौन रहेगा, ज्यादा प्रभावी कौन रहेगा, किसको पहले चेकआउट करेंगे, आर को चेकआउट करेंगे। ये देखो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, ध्यान देना, H2C डबल बॉन्ड CH और ये CH2, ये देखिए। इसमें अनुनादी संरचना जब बनाते हैं तो क्या करते हैं अपन बेटा, यहाँ पर दोनों तरफ से तीर वाला निशान काम में लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना आप, ठीक है ना। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर द्विमुखी तीर का क्या करते हैं, संकेतन काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना, जब आप इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे तो अनुनादी संरचना में क्या होगा बेटा, इसके जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये क्या है बेटा, पाई, ठीक है ना। विस्थानीकरण किसका होता है, पाई बॉन्ड का होता है बेटा यहाँ पर। तो ध्यान देना यहाँ पर पाई बॉन्ड का विस्थानीकरण होगा, यहाँ से ये वाले बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। बताइए क्या बनेगा, H2C CH और ये क्या हो गया, CH2, और इधर क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, वापिस ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर तो ये थी और एक स्ट्रक्चर ये थी, तो कितनी अनुनादी संरचना बनी बेटा, यहाँ पर 2 बनी अनुनादी संरचना। अगर मैं बात करूँ किसकी, देखो ध्यान देना, ये बेंजलिक, आपने बेंजलिक बनाया था, ये लो ध्यान देना, ये CH2, ये बेंजलिक है, अर्थात यहाँ Cl था, आपने Cl हटा कर ये बेंजलिक कार्बन आयन बन गया ना, कार्बन पर धनावेश आ रहा है। अब मुझे बताइए इसके अंदर कैसे होगा, देखो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बेटा, इधर जाएंगे। अब बताइए अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी, ये देखो यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ तो डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्या आएगा बेटा, चार्ज पॉजिटिव आएगा, इधर चार्ज क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। या आप ऐसे दर्शा सकते हो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। ध्यान देना, जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो आप बॉन्ड बना देना। ये देखिए इस स्थिति में ये हो गया। अब बताइए मुझे अगली स्थिति में क्या होगा, इसके अंदर अगली स्थिति बता दीजिए बेटा। ये देखो यहाँ पर क्या है, CH2, ये क्या हो गया बेटा, डबल बॉन्ड, यहाँ चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव, ये बॉन्ड, इस तरह से ना। अब आगे भी इसमें इस तरह से अनुनादी संरचना बनती जाएंगी। अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, इधर शिफ्ट करने क्योंकि मैंने नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा, बॉन्ड बन जाएगा। अगली अनुनादी संरचना जो बनेगी, बताना क्या बनेगी, बताना भाई। अगली जो अनुनादी संरचना बनेगी बेटा, यहाँ चार्ज क्या है, यहाँ तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इधर डबल बॉन्ड था ही, इधर डबल बॉन्ड था ही, और ये क्या था बेटा, CH2 था। इसके बाद भी अपन क्या बना सकते हैं, आगे भी इसकी अनुनादी संरचना बना सकते हैं। और देखिए इधर बना रहा हूँ, ध्यान देना, इधर देखिए आगे क्या होगा, देखो ध्यान देना, इसके अंदर ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे बेटा, इधर आएंगे, तो अर्थात यहाँ नेगेटिव, अर्थात ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ क्या आएगा बेटा, चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब बताइए मुझे यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर आ जाएगी अपने पास में, ये वाले स्ट्रक्चर आ जाएगी, यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड है, और उसके बाद में बेटा यहाँ चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड और CH2। इसके बाद देखिए बेटा अंत में वापस क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पर गए थे, वापस इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गए, तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा वापस इसका, ठीक है। चलो इसको इस तरह से दिखा दीजिए आप, ये देखिए ये लो, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा डबल, और फिर वापस चार्ज क्या आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और स्ट्रक्चर ये बन जाएगी। ध्यान देना, ये वाली स्थिति है, ये। अब मुझे बताइए अनुनादी संरचना की बात करो, 1 2 3 4 5, कितनी अनुनादी संरचना बनी बेटा, यहाँ पर 5 अनुनादी संरचना बन रही है।
कितनी बन रही बेटा? 5 अनुनादी संरचना बन रही। इधर आ जाइए, यहाँ कितनी अनुनादी संरचना बन रही थी बेटा? यहाँ 2 अनुनादी संरचना बन रही। बताइए इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा? बताइए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? कौन सा कार्ब आयन अधिक स्थायी होगा? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ रिप्लाई दीजिए आप लोग, बताइए इनमें से ये तो कौन सा था कार्ब आयन? ये एलाइलिक कार्ब आयन था। और ये कौन सा था? बेंजाइलिक। हाँ सभी ने सही आंसर दिया है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू एलाइलिक कार्बोकैटायन। वेरी गुड। देखिए ध्यान देना एक बार इधर, ये जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, ये जो बेंजाइलिक कार्ब आयन है बेटा, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस तो इसमें भी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इसमें अनुनादी संरचनाएं क्या है बेटा? इसमें ज्यादा है। और जिसमें अनुनादी संरचनाएं ज्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी क्या आएगी? ज्यादा आएगी। इसलिए बेंजाइलिक कार्बन आयन क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो मैंने आपको 6 एग्जांपल बताए थे एल्किल हैलाइड के रूप में, तो उनसे जो कार्बन आयन बनाए थे उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा? बताना। बेंजाइलिक कार्बन आयन होगा। तो सभी का एक बार स्थायित्व का क्रम लिखा जाए। हाँ सभी का एक बार स्थायित्व का क्रम लिखा जाए, बोलिए। हाँ बिल्कुल, आप भी लिखने की कोशिश कीजिए। चलो लिखो। हाँ ध्यान देना बेटा। हाँ लिखिए। हाँ देखो क्या क्या कंपाउंड थे बेटा? कार्बन आयन कौन कौन से थे? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ये कार्बन आयन बनाए थे अपन ने। कौन कौन से थे बताना? पहला वाला CH3 पॉजिटिव, दूसरा वाला क्या था? CH3 CH2 पॉजिटिव, तीसरा वाला क्या था? CH3 का होल ट्वाइस CH पॉजिटिव, ये वाला कौन सा था? CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव, ये वाला कौन सा था बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव, और ये वाला कौन सा था बेटा? ये बेंजाइलिक था, ये बेंजाइलिक था। ये कार्बोकैटायन थे ना? चलो हाँ लिखाओ। हाँ सभी बच्चों ने सही लिखा है। देखो स्टेबिलिटी का क्रम देखिए बेटा क्या आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सबसे ज्यादा अर्थात सबसे कम की बात करें अपन, क्या करें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम स्टेबिलिटी ए की होगी, उससे ज्यादा बी की होगी। 1 डिग्री से बजाय ये देखो इसमें कोई डिग्री नहीं बेटा, ये सबसे कम स्टेबल है। ये 1 डिग्री है बेटा, ये 1 डिग्री है। ये क्या है बेटा? 2 डिग्री। ये क्या है बेटा? 3 डिग्री। ये क्या है बेटा? एलाइलिक है, ये एलाइलिक है। और ये क्या है बेटा? बेंजाइलिक है। तो ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा बी की होगी, उससे ज्यादा सी की, उससे ज्यादा डी की, उससे ज्यादा ई की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? एफ की होगी। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया, ये स्थायित्व का क्रम आ गया। तो सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन आयन कौन सा है बताना? सबसे ज्यादा स्थायी कार्बन आयन कौन सा था? सबसे ज्यादा स्थायी बेंजाइलिक वाला होगा। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें अनुनाद हो रहा है और अनुनाद की वजह से क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको एक युग्म पेयर जोड़ा दे दे कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड में कौन SN1 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा, तो बताइए कैसे चेकआउट करते हैं अपन? कैसे चेकआउट करेंगे कौन तीव्र वेग से रिएक्शन दे रहा है? वो देखेंगे उससे बनने वाला कार्बन आयन कितना अधिक स्थायी है। यदि उससे बनने वाला कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्थायी होगा तो वो एल्किल हैलाइड जो होगा आपका, वो जो हैलाइड का जो टाइप्स होगा बेटा, वो क्या होगा? SN1 के लिए तीव्र वेग से क्या देगा? रिएक्शन देगा। तो इनमें से बता दीजिए मुझे सबसे ज़्यादा कौन तीव्र वेग से रिएक्शन देगा? हाँ सभी ने सही आंसर दिया है। बेंजाइलिक हैलाइड क्या देगा बेटा? तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। तो फास्ट रिएक्शन इसके द्वारा दी जाएगी बेटा यहाँ पर फॉर SN1 रिएक्शन के लिए, वो बेंजाइलिक हैलाइड के लिए, क्योंकि बेंजाइलिक हैलाइड से जो निर्मित जो कार्बन आयन है, कैटाइन जो बना है, वो क्या है? सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कुछ बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है उन पर भी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। 2-2 के पेयर देंगे और उन पेयर के आधार पर हमें आइडेंटिफाई करना है कि निम्न में से कौन सा SN1 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। ठीक है ना? वो किससे चेकआउट किया जाता है बेटा? ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उससे हम कार्बन आयन बनाएंगे पहले। जो आपको एल्किल हैलाइड जो दिया जाएगा, जो भी हैलाइड का टाइप्स आपको दिया जाएगा, उससे सबसे पहले क्या बनाना है? आपको कार्बन आयन बनाना है। फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी, और स्टेबिलिटी कैसे चेकआउट करते हैं ये बातें मैंने यहाँ पर बताई आपको। ठीक है, तो यहाँ से बेटा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में आपको। लास्ट प्रीवियस जो एग्जाम बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चन भी है इसमें से आ चुके हैं। आगे अगर मैं बात करूँ बेटा इसकी, तो देखिए ध्यान देना थोड़ा सा, ये देखिए
जैसे ये दिया गया, एक सिंपल एग्जांपल की बात करता हूँ, बाकी जो एग्जाम में आए क्वेश्चन बेटा वो कल चर्चा करेंगे उनकी, और मैकेनिज्म भी बताऊंगा एक बार, इसकी मैकेनिज्म भी अपन देखते हैं। जैसे नॉर्मल बेटा मैंने ये लिखा, यहाँ Cl लिख दिया बेटा मैंने, ध्यान देना बेटा, और उसके बाद में मैंने बेटा ये लिख दिया, ये लो ये लिख दिया, यहाँ पर ये A है कंपाउंड और ये क्या है बेटा B है, ये पेयर दिया गया है बेटा, इन दोनों पेयर में से कौन SN1 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा, बताना बेटा कौन तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले बेटा Cl को निकाल देना, कौन जाएगा बाहर, Cl जाएगा, कोई मतलब नहीं Cl का, ठीक है ना, क्योंकि हम SN1 पढ़ रहे हैं और SN1 में क्या करते हैं, पहले हैलाइड आयन को क्या निकाल देते हैं, पहले चरण में बाहर निकाल देते हैं, कार्बन आयन बना लेते हैं। अब बताइए इसका कार्बन आयन क्या बनेगा, इसका कार्बन आयन क्या बनेगा बताना, इसका कार्बन आयन, ये देखो ये कार्बन आयन बन गया इसका, ये लो ये कार्बन आयन बन गया, ये देखो ध्यान देना, ये क्या है बेटा, ध्यान देना, ये टर्मिनल CH3 है, ये CH2 है, और ये भी क्या है बेटा CH2 है, ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसकी बात करें यहाँ से निकालेंगे तो बेटा ये लो, ये चार्ज यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये CH3, ये CH3 और ये CH3, ठीक है। तो देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन जुड़ रहा है, 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये वाला कितने जुड़ रहा है, ये वाला देखो कार्बन, ये कितने, जो कार्बन आयन वाला कार्बन है 1 कार्बन से, ये क्या हो गया 1 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो ये 1 डिग्री हैलाइड है, ये 3 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री हैलाइड से 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, 3 डिग्री हैलाइड है तो उससे 3 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री है तो उससे 2 डिग्री बनेगा, एलाइलिक है तो उससे एलाइलिक बनेगा, बेंजाइलिक है तो उससे बेंजाइलिक बनेगा। तो यहाँ पर बताइए ये 1 डिग्री बना बेटा, और ये क्या बना, ये 3 डिग्री बना। अब इसमें से बताइए मुझे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, मैंने बता रखा है आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लिखते हैं बेटा, सबसे कम किसकी रहेगी, मेथिल कार्बोकैटायन की, उससे ज़्यादा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर एलाइलिक और उसके बाद में बेंजाइलिक। ये सीक्वेंस याद रखना बेटा, ठीक है ना। क्या याद रखना बेटा, एक कोड याद रखना, 1 2 3, 1 2 3, और किसके पास, AB के पास में, 1 2 3 किसके पास रहेंगे, AB के पास में। देखो 1 का मतलब बेटा क्या है, चलो 0 से काउंट कर लेना, 0 का मतलब कोई हैलाइड नहीं, कोई डिग्री हैलाइड नहीं है बेटा, ये कि कोई प्रकार का डिग्री कार्बोकैटायन नहीं है। तो 0 1 2 3 किसके पास बेटा, AB के पास में, 0 1 2 3 किसके पास बेटा, AB के पास में। 0 का मतलब बेटा मिथाइल से होगा, 1 का मतलब बेटा 1 डिग्री से, 2 डिग्री, 3 डिग्री, A का मतलब किससे बेटा, एलाइलिक से, ध्यान देना, और B का मतलब किससे बेटा, बेंजाइलिक से। तो सीक्वेंस ऑर्डर क्या जाएगा, 0 1 2 3, 0 1 2 3, और उसके बाद में किसके पास रहेंगे बेटा, AB के पास में, क्योंकि इसमें टॉप ऑर्डर पे कौन रहेगा, AB रहेगा। इसका मतलब A से भी A के बाद कौन आता है बेटा, B, तो जो बाद में आएगा बेटा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। 1 के बाद कौन आता है, 2, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, 2 के बाद कौन आता है, 3, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, 1 के बाद कौन आता है बेटा, B आता है, उसकी स्टेबिलिटी क्या, ज्यादा। तो ये इसका मतलब क्या है, ऐसे कोड याद रखना आप, ताकि इजी रहेगा आपको याद करने में। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन जो है, 3 डिग्री वाला जो कार्बन आयन वो ज्यादा क्या है, क्रियाशील रहे, और ज्यादा क्या होगा, स्टेबल रहेगा। और अर्थात इसका जो हैलाइड था, जो 3 डिग्री हैलाइड था, वो SN1 के लिए क्या देगा बेटा, तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये दिया गया आपको, निम्न दिए गए पेयर में से कौन SN1 के लिए तीव्र वेग से रिएक्शन देगा। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, तृतीयक ब्यूटिल जो बेटा ये अपने पास तृतीयक जो ब्यूटिल क्लोराइड है, इससे निर्मित कार्बोधनायन अधिक स्थायी होता है, इसलिए तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड क्या देगा, SN1 के लिए क्या देगा, तीव्र वेग से क्या देगा, रिएक्शन देगा। ठीक है, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान देना, मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा मैं आपको लिखना सिखाता हूं, मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं SN1 के लिए। उस दिन अपने चर्चा की थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन आज थोड़ा सा उसको नए ट्रेलर से देखते हैं। देखो ध्यान देना, ध्यान दीजिए, ये देखो यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो मैकेनिज्म लिखते हैं ना बेटा, किसकी मैकेनिज्म किसकी लिखते हैं, SN1 के लिए। किसके लिए लिखते हैं, SN1 के लिए लिखते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट बिंदु बताए थे, आपके कौन कौन से बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले क्रियाविधि की मैं बात करता हूं, तो बेटा इसकी क्रियाविधि कितने चरणों में होती है, 2 चरणों में, ये ध्यान रखना है। कितने चरणों में होगी, 2 चरणों में होगी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं स्टेप फर्स्ट की, पहला चरण की मैं बात करता हूं, स्टेप फर्स्ट की बात करें या पहला चरण की बात करें, चरण फर्स्ट की बात करें, चरण फर्स्ट में होगा क्या, ये सबसे दिमाग वाली चीज आनी, इसमें कार्बोधनायन बनाएंगे। पहले ध्यान देना बेटा, कार्बोधनायन का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है ना, वाया SN1 रिएक्शन। ठीक है, SN1 रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द SN1 रिएक्शन किसका फॉर्मेशन होगा बेटा, कार्बोधनायन बनेगा। आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए, कीप इन योर माइंड। आप ध्यान रखें कि जब SN1 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और जब क्रियाविधि लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले पहला काम क्या करना है आपको, कार्बोधनायन का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है।
कार्बन आयन का फॉर्मेशन ही करना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे बनेगा, जैसे ये एल्किल हैलाइड दिया गया है बेटा, ध्यान देना ये एल्किल हैलाइड है, ठीक है ना। ये वाला जो पहला जो चरण होता है बेटा, ये धीमा चरण होता है, इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। धीमा के साथ में कैसा होता है बेटा, उत्क्रमणीय होता है, रिवर्सिबल होता है। ये स्लो स्टेप रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा, स्लो स्टेप रहेगा। और जो स्लो स्टेप जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये ध्यान देना बेटा, आरडीएस बोलते हैं, रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद, अर्थात उससे अभिक्रिया का वेग का क्या किया जा सकता है, निर्धारण। कोई भी क्रिया विधि हो बेटा, ध्यान देना, किसी भी क्रिया विधि में जो धीमा पद होता है उससे अपन क्या निर्धारित करते हैं, उसका आरडीएस निर्धारित करते हैं, वो उसको वेग निर्धारण पद कहते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस आरडीएस की अगर मैं बात करता हूँ, ये धीमा पद है, धीमे पद में होता क्या है, देखो यहाँ से बेटा ये बॉन्ड धीरे धीरे टूटता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, इसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि इसकी EN ज्यादा होती है और कार्बन की क्या होती है, कम होती है। अगर यहाँ से इस हैलाइड आयन के निकलने के वेग को अगर मैं बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें पोलर सॉल्वेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा, ये ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति या विक्रिया, प्रोटिक ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में रिएक्शन प्रोसीड होती है, क्योंकि जो प्रोटिक जो ध्रुवीय विलायक होता है, जो पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं बेटा प्रोटिक, वो क्या कर देते हैं, इसमें से जो हैलाइड आयन है बेटा, इसका क्या कर देते हैं, विलायक योजन कर देते हैं, अर्थात वहां पर उसका सॉल्वेशन कर देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, ये हैलाइड आयन वहां से इजीली क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, और हमें आसानी से क्या मिल जाता है, ये कार्बोकैटायन मिल जाता है, साथ में ये हैलाइड आयन जिसको हम लिविंग ग्रुप कह रहे हैं बेटा, ये अलग प्राप्त हो जाता है। अब ये क्या बन गया, पहले चरण में देखो किसका निर्माण हुआ, कार्बन आयन का निर्माण हो गया। अब आ जाइए, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, पहले चरण में क्या बनाना बेटा, कार्बन आयन बनाना। अब मैं बात करूं किसकी बताऊं, स्टेप सेकंड की बात करता हूं। सेकंड स्टेप में क्या बनाना बेटा आपको, क्योंकि अपन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो उत्पाद क्या बनेगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापित उत्पाद बनेगा, अर्थात नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद का बनना, नाभिक रागी प्रतिस्थापन उत्पाद का बनना। अब देखो कैसे बनेगा, ये कार्बन आयन आपने पहले पद में बनाया था, ये कार्बन आयन आपने बनाया था, ये कार्बन आयन जैसे बना, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन कर रहे हो, पहले कौन हटा बेटा, हैलाइड आयन हटा, पहले कौन हटा, हैलाइड आयन हटा, उसके बाद कौन आएगा बेटा, नाभिक रागी आएगा। तो नाभिक रागी आने से पहले ही कौन हट गया, हैलाइड आयन अपना स्थान छोड़कर क्या निकल गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ कौन आएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटा, ये नाभिक रागी आएगा, और ये नाभिक रागी क्या करेगा, अब देखो इधर कार्बोकैटायन है, इधर कार्बोकैटायन है, और इधर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें कहीं अवरोध आएगा क्या बेटा, नहीं। अब देखो यहाँ पर ये इजीली क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, और ये वाला स्टेप कैसा हो जाता है बेटा, फास्ट स्टेप हो जाता है। ये तीव्र वेग से ये वाला पद होगा, और प्रोडक्ट क्या बन जाता है, RNU। ये ध्यान देना बेटा, इसमें जिस डायरेक्शन से हैलाइड आयन निकलेगा उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल आकर क्या करेगा, अटैक करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको कि जिस डायरेक्शन से हैलाइड आयन निकला है उसी डायरेक्शन से कौन आएगा, नाभिक रागी आएगा। लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है, वहां पर जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में चर्चा करेंगे अपन। लेकिन इसके अंदर ध्यान देना, ये जो हैलाइड आपने पास एल्किल जो हैलाइड आपको दिया गया था, इसमें पहले स्टेप में हमें क्या करना, हमारा टारगेट जो रहेगा वो किसका फॉर्मेशन करना है, कार्बन आयन का फॉर्मेशन करना है। ये स्टेप कैसा होता है, धीमा होता है, स्लो स्टेप होता है, अर्थात यहां से हैलाइड आयन को निकालने के लिए हम इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट काम में लेते हैं, जो इसका सॉल्वेशन कर देते हैं हैलाइड आयन का, इसका विलायक योजन कर देते हैं, हैलाइड आयन यहां से आसानी से बाहर निकल जाता है और कार्बोकैटायन निर्मित हो जाता है। अब जैसे कार्बोकैटायन बनेगा तो सेकंड स्टेप में जाएंगे, जैसे कार्बोकैटायन बना तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, तीव्र वेग से आएगा और उस पर अटैक करके क्या बना देगा, प्रतिस्थापन उत्पाद का क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। अब इसी पैटर्न के आधार पर हम क्या करेंगे बेटा, एग्जाम में जैसे क्रिया विधि लिखवाता है कोई, एक जैसे आपको एक रिएक्शन ऐसे दे दी, ये देखो ध्यान देना, एग्जाम में पूछी हुई रिएक्शन है, उसने ऐसे लिख दिया था CH3 का होल थ्राइस C, और यहाँ बेटा ये Cl, उसके बाद क्या किया उसने, यहाँ लिख दिया जलीय एक्वस KOH। निम्न अभिक्रिया को पूर्ण करते हुए अभिक्रिया की क्रिया विधि लिखी है। तो क्रिया विधि जब अपन को वहां पर अप्लाई करनी है तो उससे पहले हमें ये पता करना है कि इसमें SN1 होगी या SN2 होगी। तो वो चीज हम किससे चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पर चेकआउट करेंगे किससे, बनने वाले कार्बन आयन के स्थायित्व के आधार पर। तो यहाँ पर अगर देखिए ध्यान देना, आगे इसमें अगला जो लेक्चर आएगा, हमारा जो सेशन रहेगा, उसके अंदर मैं बात करूंगा किसकी, कि क्रिया विधि या मैकेनिज्म कैसे लिखी जाती है। तो मैकेनिज्म को लिखने के कई तरीके होते हैं बेटा, लेकिन हमें इन दो स्टेप को क्या करना है, फॉलो करना है। इन्हीं स्टेप के आधार पर क्या करना है आपको, इन्हीं स्टेप के आधार पर क्या करना है, किसी अभिक्रिया की क्रिया विधि को क्या करना है, लिखना है आपको, ठीक है ना। तो कल क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में जो मैंने SN1 जो बताई बेटा, उसमें एक प्रोसेस और चलती है, रेसमाइजेशन, ठीक है ना। वो आगे हम त्रियुम रासायनिक पहलू पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है ना। केमिकल जो एविडेंस जो दिए जाते हैं बेटा, वो कैसे दिए जाते हैं, आगे हम त्रियुम जो रासायनिक जो पहलू हैं उनकी कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बिंदु की। वहां पर मैं रेशमीकरण की घटना को समझाऊंगा बहुत ही ट्रेलर के साथ में, जिसमें क्या होता है बेटा, वहां पर
रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, इन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। वहाँ पर एक वाल्डन प्रतिपन्न की घटना होती है जहाँ SN2 के अंदर देखने को मिलेगी, और एक रेसिमीकरण की घटना होती है जो SN1 के अंदर देखने को मिलेगी। अभी आपको क्या करना है, लेक्चर में लगातार इसी तरह से जुड़े रहना है, और जैसे जैसे आपको बेटा बेटर से बेटर क्वालिटी यहाँ से इस एजुकेशन के द्वारा या न्यू स्टार क्लासेस के द्वारा जो मिल रही है आपको, आप उसका सदुपयोग कीजिए, ठीक है ना। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है आपको, और विशेष तौर पर क्लास के अंदर रेगुलरिटी में रहना है, और अपने नोट्स जो भी हैं बेटा वो आप प्रिपेयर करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ, नई सीरीज के साथ में। टेक केयर, ध्यान रखना अपना। Saya, mau pengen ke mana?